गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। सर्वोदय क्लासेस बाय दिनेश सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पिछले वीडियो में हम लोग साइंस के बारे में पढ़े थे। साइंस के VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़े थे। आज के वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के बारे में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को एक ही वीडियो में कवरेज करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और वीडियो को 1-2 बार अवश्य रिवाइज कर ले क्योंकि अब समय तो बचा नहीं है, इसलिए बचे हुए समय में वीडियो को 1-2 बार अवश्य देखें। तो अब हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए सबसे पहले सोशल साइंस में हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद इसका कुछ सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1804। अगला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मार्सिले किस देश का राष्ट्रगीत था? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, यानी वियना कांग्रेस की घटना कब हुई थी? तो वियना कांग्रेस की घटना हुई थी 1815 में। वियना किसकी राजधानी थी? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्वेश्चन आएगा कि किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कहा था मेटरनिक ने। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इसका सही जवाब होगा तुर्की। क्वेश्चन आएगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा तुर्की। क्वेश्चन आ सकता है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया? तो यंग इटली का स्थापना मेजिनी ने किया। क्वेश्चन आ सकता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि नौ गुएल्फ आंदोलन कहां हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा इटली। कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1810। क्वेश्चन आ सकता है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? इसका सही जवाब होगा कार्बोनरी। क्वेश्चन आ सकता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका जवाब होगा नाविक। क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो इसका सही जवाब होगा बिस्मार्क।
क्वेश्चन आ सकता है कि सेडोवा के युद्ध में किसका पराजय हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन आ सकता है कि सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1870। क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। क्वेश्चन आ सकता है कि रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1861। क्वेश्चन आ सकता है कि रूस में जार किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सम्राट। क्वेश्चन आ सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1818। और इसी में क्वेश्चन आ सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो इसका जवाब होगा जर्मनी। क्वेश्चन आ सकता है कि मां उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका जवाब होगा मैक्सिम गोर्की। क्वेश्चन आ सकता है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा लेनिन। क्वेश्चन आएगा कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा लेनिन। क्वेश्चन आएगा कि दास कैपिटल के रचना किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन आएगा कि रास्पुटिन कौन था? तो इसका सही जवाब होगा पादरी। क्वेश्चन आ सकता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा दास कैपिटल। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1864। और इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि कहां हुआ था? तो लंदन में हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि कोल खोज का योजना किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा स्टालिन। क्वेश्चन आएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1991। क्वेश्चन आएगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहां है? तो इसका सही जवाब होगा कंबोडिया। इसी में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा सूर्यवर्मा द्वितीय। अगला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांसीसी नागरिक को। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा फान बोई चाउ। क्वेश्चन आएगा कि एकीकृत वियतनाम का स्थापना कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1975। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि कंपुचिया का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कंबोडिया। क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1911। क्वेश्चन आ सकता है कि गद्दर पार्टी का स्थापना किसने किया? इसका सही जवाब होगा लाला हरदयाल। क्वेश्चन आ सकता है कि रौलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1919। क्वेश्चन आ सकता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1916। क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन आएगा कि स्वराज दल का स्थापना कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1923। क्वेश्चन आ सकता है कि साइमन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1927। क्वेश्चन आ सकता है कि बाराबंदी आंदोलन कहां हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड। क्वेश्चन आ सकता है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई?
तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड। क्वेश्चन आएगा कि लोहा गलाने की प्रक्रिया का खोज किसने किया? इसका सही जवाब होगा अब्राहम डर्बी। क्वेश्चन आएगा कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा 1700 स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया। और कब किया? तो 1764 में किया। क्वेश्चन आएगा कि भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ या कब बना? तो इसका सही जवाब होगा 1881। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1838 में हुआ था। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1814। क्वेश्चन आएगा कि भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1962। क्वेश्चन आएगा कि सीधी लकीरों का तीला के रूप में कौन विख्यात था? तो इसका सही जवाब होगा बैरान हासमान। क्वेश्चन आएगा कि गोल घर का निर्माण किस लिए करवाया गया था? तो इसका जवाब होगा अनाज को रखने के लिए। क्वेश्चन आएगा कि कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून कब बना? इसका सही जवाब होगा 1863। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब होगा जॉन गास्टिन। क्वेश्चन आएगा कि रेशम मार्ग कहां से प्रारंभ होता था? तो इसका सही जवाब होगा चीन से। क्वेश्चन आएगा कि गिरमिटिया मजदूर की व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष समाप्त कर दिया? तो इसका सही जवाब होगा 1921। क्वेश्चन आएगा कि वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाया था? तो इसका सही जवाब होगा हेनरी फोर्ड। क्वेश्चन आएगा कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1929। क्वेश्चन आएगा कि भारत में छापाखाना पहली बार कहां खोला गया था? तो इसका सही जवाब होगा गोवा में। क्वेश्चन आएगा कि 95 स्थापना के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मार्टिन लूथर। क्वेश्चन आएगा कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा जेम्स के हिक्की ने। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन आएगा कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस का। क्वेश्चन आएगा कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1951। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास से पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में कुछ जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद वियना में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया की प्रतिनिधियों के बीच सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन को हम लोग वियना कांग्रेस कहते हैं। इसमें फ्रांस की क्रांति की उपलब्धि को बदलने एवं पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना के उद्देश्य को अपनाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रवाद जो है आधुनिक राजनीतिक चेतना का प्रतिफल है। 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद शक्तिशाली रूप में विकसित हुआ था और यह अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना को विकसित करता है। यह किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में
एकता और लगाव की भावना को विकसित करता है। अगला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधा थी। जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधा थी? तो 1870 के पहले जर्मनी अनेक छोटे बड़े राज्यों एवं रजवाड़ों में बटा हुआ था। यह एक राष्ट्र नहीं बल्कि जर्मन भाषी राज्यों का एक समूह था। इनमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी। राष्ट्रवाद का भी मुद्दा जो है गौण था। अतः हम कह सकते हैं कि जर्मन राज्य पर फ्रांसीसी सभ्यता संस्कृति का व्यापक प्रभाव था, जो कि जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा थी। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ। अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? तो अमेरिका दक्षिण वियतनाम और हिंद चीन में बढ़ते साम्यवादी प्रभाव को रोकना चाहता था और वह पहले से ही वहां आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था। राष्ट्रपति कैनेडी के शासनकाल में 1962 में ही अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम में सेना भेजकर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लिया। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था। नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था? तो ये घातक रासायनिक हथियार था जिनका उपयोग अमेरिका ने वियतनामी युद्ध में किया था। नापाम में गैसोलीन मिला रहता था जो ज्वलनशील होकर त्वचा से चिपक कर जलता रहता था। और एजेंट ऑरेंज एक खतरनाक जहर था जिसे ड्राम में रखा जाता था और इस पर नारंगी रंग की पट्टी बनी होती थी। इनके प्रयोग से धन जन की भारी हानि हुई थी। तो अमेरिका ने व्यापक रूप से एजेंट ऑरेंज का छिड़काव वियतनाम में किया, जिससे जंगल और फसल नष्ट हो गए। अगला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि दिल्ली पैक्ट के विषय में आप क्या जानते हैं, या गांधी इरविन समझौता जिसको हम लोग दिल्ली पैक्ट कहते हैं, इसके विषय में आप क्या जानते हैं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वायसराय इरविन ने गांधी जी से समझौता वार्ता शुरू किया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। सरकार ने दमन चक्र बंद करने तथा राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का आश्वासन दिया था। बदले में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया और वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि साइमन कमीशन पर एक टिप्पणी लिखे। साइमन कमीशन पर एक टिप्पणी लिखे। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और इसका उद्देश्य था 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायी शासन की स्थापना में किए गए प्रयास की समीक्षा करना और उसमें आवश्यक सुझाव देना। इसमें किसी भी भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसके कारण भारतीयों में आक्रोश हो गया था और भारतीयों ने इसका विरोध भी किया और नारे भी लगाए कि साइमन कमीशन वापस जाओ। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में हुए आधारभूत परिवर्तन से है, जिनके फलस्वरूप जनसाधारण को अपनी परंपरागत कृषि, व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधा को छोड़कर नए प्रकार के उद्योग में काम करने तथा यातायात के नवीन साधन के प्रयोग का अवसर मिला। और यह क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो घरेलू और कुटीर उद्योग स्थानीय स्तर पर चलाया जाता था
और इनमें कम पूंजी लगती थी और ये परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाया जाता था। इस उद्योग से फायदा यही थी कि इससे जो लोग दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं तो यानी लोगों के पलायन में यह जो है पलायन को रोकने में सहायता करता था। अगला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो वैसी कंपनियां जो विश्व के अनेक देशों में व्यापार करती है उसे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। तो उपनिवेशवाद जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्र ने विश्व के अन्य कमजोर राष्ट्र पर अपना अधिकार कर लिया और यूरोपीय उपनिवेशवाद के मुख्य शिकार भारत सहित एशिया और अफ्रीका के अन्य राष्ट्र बना। शुरू में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी उपनिवेश की आर्थिक व्यवस्था और व्यापार पर अधिकार किया। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि 1830 की जुलाई क्रांति का वर्णन करें। तो 1830 के जुलाई क्रांति का कारण निम्न है। सबसे पहले तो राजा की निरंकुशता था। 1824 में चार्ल्स दशम जो है फ्रांस का राजा बना था और वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश था। उसने कुलीन, पादरी और चर्च को जो है विशेषाधिकार दिया था। दूसरा कारण बना कि पॉलीगनेक को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो चार्ल्स ने 1830 में पॉलीगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया और वह प्रतिक्रियावादी था। और तीसरा कारण था 4 आज्ञप्तियां, यानी चार्ल्स ने जो है 4 आज्ञप्तियां को जो है पारित किया था। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी, प्रतिनिधि सभा भंग कर दी गई थी और मतदान के अधिकार को कुलीन को सिर्फ दिया गया था। तो इस प्रकार ये 1830 की जो है जुलाई क्रांति के कारण था। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि इटली के एकीकरण में मेजीनी का क्या योगदान था। तो इटली के एकीकरण में मेजीनी का महत्वपूर्ण योगदान था। उसे इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। वह दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता और गणतंत्र का समर्थक था। उसमें आदर्शवादी गुण भी था, व्यवहारिक गुण जो है कम थे। और मेजीनी का जन्म 1805 में जिनोवा नगर में हुआ था और वह बचपन से ही गुप्त राजनीतिक गतिविधि में भाग लेता था। उसने कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्यता ग्रहण किया था और 1821 में उन्होंने नेपल्स के विद्रोह को दबाया और उससे क्षुब्ध होकर उसने काला वस्त्र पहनना शुरू किया। तो विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उसे कुछ वर्ष कारावास में भी बिताना पड़ा। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसके लिए उसने 3 युद्ध किया था। सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध किया और सेडोवा से युद्ध किया और उसके बाद सीडान का युद्ध किया। तो इसको अगर हम लोग डिटेल्स से बनाएंगे तो सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध में इन्होंने क्या किया, यानी बिस्मार्क जो है सबसे पहले अपना प्रभाव डेनमार्क पर बनाए रखना चाहता था। इसीलिए वह डेनमार्क से युद्ध करने का निर्णय लिया और 1864 में युद्ध हुई जिसमें डेनमार्क पराजित हुआ और बिस्मार्क ने जो है डेनमार्क पर जो है अधिकार कर लिया। सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 में और ये युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। इसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुई जिससे हॉस्टिन पर जो है पर्सा का अधिकार हो गया और प्राग की संधि के अनुसार जर्मन महासंघ को भंग कर 22 जर्मन राज्य को उत्तरी जर्मन महासंघ में जो है मिला दिया गया। और सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था और
यह युद्ध जो है फ्रांस के साथ हुआ था। इसमें फ्रांस की जो है पराजय हुई। इस प्रकार ये तीनों युद्ध ने जर्मनी के एकीकरण का रास्ता साफ कर दिया। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य क्या था। हिंद चीन में उपनिवेश के स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो हिंद चीन में फ्रांसीसियों ने निम्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपनिवेश स्थापित किया था। सबसे पहले हम लोग आर्थिक क्षेत्र में आएंगे तो हिंद चीन में देखा जाए तो कृषि और बागान था और प्रचुर मात्रा में वहां रबर और धान का उत्पादन होता था। इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसी अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे और कृषि के अलावा हिंद चीन में खनिज पदार्थों की भी भरपूर मात्रा थी। दूसरा है व्यापारिक सुरक्षा। फ्रांस को डच एवं अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी की प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा था और भारत और चीन में अंग्रेज उन्हें पछाड़ते जा रहे थे। तो हिंद चीन में अंग्रेज का प्रभाव नहीं था, इसलिए फ्रांस यहां अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। और तीसरा था असभ्य को सभ्य बनाना। तो यूरोपीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंद चीन जो है एक असभ्य देश था और अन्य प्रजातियां फ्रांसीसी भी विश्व के असभ्यों को सभ्य बनाना चाहता था और यह कार्य फ्रांस हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना करके ही कर सकता था। इसलिए फ्रांस ने हिंद चीन में अपना उपनिवेश स्थापित किया। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल इतिहास से पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। अब हम लोग अगले विषय में मिलते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग सोशल साइंस में इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक ही साथ हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है। तो इसका सही जवाब होगा जन्म। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना। तो इसका सही जवाब होगा 1990। क्वेश्चन आ सकता है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो इसका सही जवाब होगा 1918। क्वेश्चन आ सकता है कि किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो इसका सही जवाब होगा 17वीं लोकसभा में। क्वेश्चन आ सकता है कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी कौन कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी और टोनी स्मिथ, जॉन कार्लेस। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो इसका सही जवाब होगा 28। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका सही जवाब होगा 8। क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में पंचायती राज संस्था कितने स्तरीय है। तो इसका सही जवाब होगा 3 स्तरीय। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है। तो इसका सही जवाब होगा
ग्राम पंचायत का। क्वेश्चन आ सकता है कि संघात्मक शासन की विशेषता कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता। क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायत समिति का प्रमुख अंग कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रमुख अंग प्रमुख होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो इसका सही जवाब होगा 19। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब होगा 565। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1946। क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1953। क्वेश्चन आ सकता है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? तो इसका सही जवाब होगा पर्यावरण की सुरक्षा से। क्वेश्चन आ सकता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन आ सकता है कि सरदार सरोवर परियोजना किससे संबंधित है? तो ये जंगल से भी है, जमीन से भी है और जल से भी है। क्वेश्चन आ सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब संगठित रूप में जो है उद्भव हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1988-89। क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1885। क्वेश्चन आ सकता है कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 2006। क्वेश्चन आ सकता है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 2024। क्वेश्चन आ सकता है बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1971। क्वेश्चन आएगा कि बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा काशीराम। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1959। क्वेश्चन आएगा कि भारत में राज्य आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 543। क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता कब मिला? तो इसका सही जवाब होगा 1928। क्वेश्चन आएगा कि इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? तो इसका सही जवाब होगा डाइसी का। क्वेश्चन आएगा कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। क्वेश्चन आएगा कि म्यांमार में लोकतंत्र की क्या चुनौती थी? तो इसका सही जवाब होगा सैनिक शासन का प्रभुत्व। क्वेश्चन आएगा कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो इसका सही जवाब होगा आतंकवाद, जातिवाद और परिवारवाद। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं पॉलिटिकल साइंस से। अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर गौर करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? तो कर्ज के बदले अपने श्रम को बंधक बनाने वाला मजदूर को बंधुआ मजदूर कहते हैं और उसकी मजदूरी कर्जदाता के द्वारा निर्धारित किया जाता है ताकि कर्ज चुकाना असंभव हो। वर्तमान समय में बंधुआ मजदूरी समाप्त हो चुकी है। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि संघ राज्य किसे कहते हैं?
संघ राज्य किसे कहते हैं या इसका क्या अर्थ है? तो जब किसी देश में शासन के संचालन के लिए दोहरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है तो उसे संघ राज्य कहते हैं। संघ राज्य में सर्वोच्च स्तर पर केंद्र की सरकार होती है और राज्य संघ के अंग होते हैं जिनके संचालन के लिए राज्य सरकार होती है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग का वर्णन करें। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग निम्न है। सबसे पहला ग्राम सभा, और ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? तो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज कर दिया गया है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और इसकी बैठक की अध्यक्षता मुखिया करता है। दूसरा अंग है मुखिया, जो कि ग्राम पंचायत का प्रधान होता है और इसे जनता जो है निर्वाचित करती है। और तीसरा होगा उप मुखिया, जो कि मुखिया की सहायता करता है। चौथा होगा पंचायत सचिव, जो कि राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। और पांचवा होगा ग्राम रक्षा दल, यह 18 वर्ष के ऊपर के नौजवानों का दल होता है और यह दलपति द्वारा संचालित होता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि नगर निगम के आय के स्रोत को लिखे। नगर निगम का आय कहां से होता है? तो नगर निगम के आय का स्रोत होता है संपत्ति कर, मकान कर, वाहन पर कर, पशु पर कर, मनोरंजन स्थल पर कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर, नगरों की भूमि की बढ़ी हुई कीमत पर विकास कर, जल आपूर्ति कर, सफाई कर। इससे जो है नगर निगम को आय प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सरकार के क्रियाकलाप की जानकारी प्राप्त करना, सरकार के क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखना, सरकारी कर्मचारी एवं सरकार के कार्यों का सार्वजनिकरण करना और सत्ता में भागीदारी करना। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? तो दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो कुछ विशेष लाभ के लिए आपस में बंधे होते हैं, उन्हीं व्यक्ति को दबाव समूह कहते हैं। जिनमें संगठन है, जिनमें विशेष कार्यकर्ता होते हैं और जिनके सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट रूप से सुनिश्चित होते हैं। तो दबाव समूह का अर्थ होता है कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार से कुछ मांग करती है। अगला सवाल आ सकता है बच्चों कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दल के स्तर का निर्धारण किया जाता है और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्त को पूरा करना पड़ता है। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्य में जितने वोट डाले जाते हैं उसका 6% वोट लाना अनिवार्य है और राज्य या राज्य से लोकसभा में 4 सीट पर विजय होना जरूरी है, तभी जो है राजनीतिक दल की मान्यता रह सकती है, अन्यथा उसकी मान्यता को समाप्त कर दिया जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि वंशवाद से आप क्या समझते हैं? वंशवाद से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय राजनीति में वंशवाद की परंपरा जो है विकसित हो रही है और यहाँ के राजनीतिक दल में नेतृत्व का जो है संकट है। अधिकांश राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनमें सर्वमान्य नेता का भी अभाव है और शीर्ष पदों पर अधिकांश नेता अपने सगे संबंधी, भाई बंधु एवं मित्र को ही बैठाना चाहता है। यही सिलसिला लगातार चलती रहती है, इसी को हम लोग वंशवाद कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि राष्ट्रीय प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है? तो राष्ट्र का जीवन महिला और पुरुष दोनों के योगदान पर टिका होता है।
आधी आबादी की शारीरिक और बौद्धिक शक्ति के बिना कोई राष्ट्र विकास और प्रगति नहीं कर सकता है। विकसित राष्ट्र इसलिए विकसित करते हैं क्योंकि वहां महिला और पुरुष दोनों का 100% कार्यों में सहयोग होता है। पुरुष प्रधानता वाले विकासशील समाज में भी महिलाएं प्रगति और विकास के केंद्र में होती है। यहाँ महिलाओं के काम को कोई कीमत नहीं दी जाती है, उनके कार्य को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ना होगा, तभी जो है देश का विकास संभव हो सकता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि नगर निगम के प्रमुख कार्य का वर्णन करें। तो नगर निगम का कार्य क्या है? नगर निगम क्षेत्र में शौचालय का निर्माण करवाना, नाली का निर्माण करवाना, सफाई का प्रबंध करवाना, पीने का पानी का प्रबंध करना, पुल बनाना, गली का निर्माण करना, प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करना, पुस्तकालय का निर्माण करना, खतरनाक व्यापार का रोकथाम करना, दूधशाला की स्थापना करना, मनोरंजन का प्रबंध करना, बाजार का निर्माण करना, नगर बस सेवा का प्रबंध करना, ये सब कार्य नगर निगम का है। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या होगा? जनता को शिक्षित करना, जनमत का निर्माण करना, निर्वाचन में भाग लेना, शासन चलाना, जनता और सरकार के बीच का कड़ी का काम करना, विरोधी दल के रूप में काम करना, ये सब जो है राजनीतिक दल का कार्य है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि बिहार के लोकतंत्र में कौन सी जो है बाधाएं हैं। तो बिहार भारतीय संघ का एक राज्य है और सत्ता में इसकी भी भागीदारी होती है, और बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है प्राचीन काल में विद्यमान थी, और बिहार के ही वैशाली जिला में लिच्छवी गणतंत्र लागू हुआ था। भारत की तरह बिहार का लोकतंत्र भी सफलता के मार्ग पर जो है अग्रसर है, लेकिन बिहार के लोकतंत्र में अनेक बाधाएं हैं। और शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार जो है पिछड़ा राज्य है। यहाँ लोकतंत्र में जो है विश्वास की कमी है, नागरिक गुण का अभाव है, मताधिकार के प्रति उदासीनता है। ये सब जो है बिहार के लोकतंत्र की बाधाएं हैं। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन राजनीतिक शास्त्र से पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। अब हम लोग अगले विषय में पढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग सोशल साइंस के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। इसका भी हम जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ ही कवरेज करेंगे। तो किस प्रकार के सवाल जो है अर्थशास्त्र से पूछे जा सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि भारत में अंग्रेजों के शासन में क्या बढ़ा। तो इसका सही जवाब होगा गरीबी, अशिक्षा, शोषण। क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब होगा ब्राउन का। क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो इसका आंसर होगा
1951 से 1956। क्वेश्चन आएगा प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एटीएम कार्ड को, डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को। क्वेश्चन आएगा कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? इसका सही जवाब होगा कृषि। क्वेश्चन आएगा कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन आएगा कि किसने गरीबी का तुलना कैंसर रोग से किया? तो इसका सही जवाब होगा कुजन सेठ। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा महबूबुल हक। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय आय का सृजन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब होगा उत्पादक क्रिया द्वारा। क्वेश्चन आएगा कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो इसका सही जवाब होगा 20 रुपया। क्वेश्चन आएगा कि गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसकी है? इसका सही जवाब होगा रैगनर नरकर्स। क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थिक महामंदी का समय क्या था? इसका सही जवाब होगा 1929-30। अगला सवाल आ सकता है बच्चों कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा वस्तु मुद्रा। क्वेश्चन आ सकता है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मुद्रा। क्वेश्चन आएगा कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है, यह किसका कथन है? तो इसका सही जवाब होगा कोलबर्न। क्वेश्चन आएगा कि मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य होगा मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन, विलंबित भुगतान। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि साख का क्या अर्थ होता है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा विधि ग्राम मुद्रा होती है? तो इसका सही जवाब होगा 10 रुपये का नोट। क्वेश्चन आएगा कि व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार का जमा स्वीकार करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 4 प्रकार। क्वेश्चन आएगा कि बिहार में केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 23। क्वेश्चन आएगा कि व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1969। क्वेश्चन आएगा कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 56। क्वेश्चन आएगा कि मानव पूंजी का विकास किससे होता है? तो इसका सही जवाब होगा शिक्षा से, प्रशिक्षण से, सूचना में पूंजी निवेश से। क्वेश्चन आएगा कि सेवा क्षेत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब होगा परिवहन द्वारा, संचार सेवा द्वारा, वाणिज्यिक सेवा द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि किस देश को अग्रणी युवा देश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत। क्वेश्चन आएगा कि मानव पूंजी के कितने घटक हैं? इसका सही जवाब होगा 5। क्वेश्चन आएगा कि वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? तो इसका सही जवाब होगा आधुनिक। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है? तो इसका शोषण का प्रकार होगा माप तौल में कमी, मिलावट और भ्रामक प्रचार। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब होगा 1947। क्वेश्चन आ सकता है कि जागो ग्राहक जागो नारे का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होगा उपभोक्ता को उसके अधिकार का ज्ञान कराना और उपभोक्ता को उसके अधिकार के प्रति जागरूक करना। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि सूचना का अधिकार अधिनियम
कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 2005। क्वेश्चन आ सकता है कि हॉलमार्क जो लगाया जाता है लोगो किस पर लगाया जाता है? तो ये लगता है सोने के आभूषण पर। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थशास्त्र से पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है और इसके अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से आर्थिक क्रिया का संचालन किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जो निजी संपत्ति, व्यक्तिगत लाभ एवं निजी प्रेरणा पर आधारित होती है और इसमें राज्य या सरकार किसी व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलाप में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि राष्ट्रीय आय क्या है? तो किसी देश के या किसी राष्ट्र के आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश के प्राकृतिक संसाधन पर श्रम और पूंजी लगाकर उनका उपयोग किया जाता है तो उससे प्रत्येक वर्ष एक निश्चित मात्रा में वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, उसे हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? तो मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है और विभिन्न अर्थशास्त्री ने मुद्रा का अलग अलग परिभाषा दिया है। रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तु का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यवसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मार्शल महोदय ने मुद्रा का परिभाषा दिया कि मुद्रा वे है जिसमें सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती है, जो बिना संदेह या विशेष जांच के वस्तु और सेवा को खरीदने तथा चुकाने में साधारणतया प्रचलित होती है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि सूक्ष्म वित्त योजना क्या है? सूक्ष्म वित्त योजना क्या है? तो देखा जाए राज्य सरकार द्वारा या सरकार द्वारा चलाए जा रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में निर्धनता की समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसका प्रमुख कारण है निर्धनता। इस दृष्टि से सूक्ष्म वित्त योजना निर्धनता निवारण का एक अच्छा विकल्प है। इसके द्वारा स्वयं सहायता समूह को व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक से संलग्न करने या जोड़ने का प्रयास किया जाता है और इसके तहत गरीब लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? तो रोजगार और सेवा में महत्वपूर्ण संबंध है। इसके अंतर्गत अनेक व्यवसाय आते हैं जिसमें कम पूंजी के द्वारा हम लोग रोजगार की उत्पत्ति कर सकते हैं और रोजगार से जो हमें आय प्राप्त होती है उसे हम सेवा कहेंगे। अगला सवाल आ सकता है बच्चों कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं? तो निजीकरण की धारणा विगत वर्षों के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले सुधार से संबंधित है। सरकार का कार्य व्यवसाय करना नहीं है। आजादी के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है, लेकिन बहुत सारे व्यवसाय घाटे में चल रहे हैं। तो सरकार उस घाटे को पूरा करने के लिए सारी कंपनियों को निजी व्यक्ति या निजी कंपनी को सौंप रही है, उसे हम निजीकरण कहेंगे। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि उपभोक्ता के शोषण का मुख्य कारण क्या है? तो उपभोक्ता शोषण के कई कारण हैं। बाजार में कुछ वस्तु का अभाव है जिसका लाभ उठाकर विक्रेता
कम मूल्य से ज्यादा वसूल करते हैं। और विज्ञापन एवं प्रचार भी उपभोक्ता के शोषण का प्रमुख कारण है। इसमें उपभोक्ता वैसी वस्तु को भी जो है खरीद लेता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए उपभोक्ता का शोषण होता है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मुद्रा के मुख्य लाभ क्या है। तो मुद्रा का मुख्य लाभ है, इसमें उपभोक्ता को लाभ होता है, उत्पादक को भी लाभ होता है, विनिमय के क्षेत्र में भी लाभ होता है, वितरण के क्षेत्र में भी लाभ होता है, राजस्व के क्षेत्र में भी लाभ होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई बंद अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था को जोड़ता है। एक देश के बाजार अन्य देश के बाजारों के साथ जुड़ता है। इससे भारत भी अछूता नहीं रहा और भारत में भी नवीन आर्थिक नीति के तहत वैश्वीकरण को अपनाया गया और इसमें जितने भी टैक्स वगैरह था व्यापार में, उसके जो है टैक्स में, शुल्क में कमी किया गया। वैश्वीकरण के कारण देखा जाए तो आज भारत का विदेशी व्यापार बढ़ा है और आज हम दुनिया के किसी भी देश से व्यापार कर रहे हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से देश में पूंजी निवेश भी बढ़ा है। तो इस प्रकार वैश्वीकरण का भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन क्या है और यह कब और क्यों स्थापित किया गया। तो विश्व व्यापार संगठन जो है विश्व के प्रमुख देशों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका उद्देश्य विदेश व्यापार के विस्तार के लिए यथासंभव मुक्त एवं स्वतंत्र बनाना है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है और अभी इसके 164 देश सदस्य हैं। तो इस प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थशास्त्र में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग अगले विषय में पढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग सोशल साइंस के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। अब हम लोग सोशल साइंस के अंतर्गत ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं और इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक साथ ही कवरेज करेंगे। तो ज्योग्राफी में किस प्रकार के सवाल आएंगे उसे ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 1972। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 1992। इसी में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका सही जवाब होगा जिमरमैन। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि सोपानी कृषि कहां प्रचलित है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन आएगा कि काजू की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब होगा लैटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन आ सकता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बांगर। क्वेश्चन आएगा कि निछालन की प्रक्रिया से कौन सी मिट्टी बनती है। तो इसका सही जवाब होगा लैटेराइट। क्वेश्चन आएगा कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा 7। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है। तो इसका सही जवाब होगा 17.32%। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों
कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा सितंबर 1987। क्वेश्चन आएगा कि महासागर में जल की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 96.5%। क्वेश्चन आएगा कि तरुण भारत संघ किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। क्वेश्चन आएगा कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1874। क्वेश्चन आएगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब होगा महानदी। क्वेश्चन आ सकता है कि टैक्सोल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कैंसर रोधी दवा। क्वेश्चन आ सकता है कि कुनैन किस रोग की दवा है? तो इसका सही जवाब होगा मलेरिया। क्वेश्चन आएगा कि चरक का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब होगा भारत। क्वेश्चन आएगा कि प्लाईवुड का निर्माण सबसे पहले किस देश ने शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी। क्वेश्चन आएगा कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम। क्वेश्चन आएगा कि विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा रूस। क्वेश्चन आ सकता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन आएगा कि कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आएगा कि पीतल किससे बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा तांबा और जस्ता से। क्वेश्चन आएगा मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो इसका सही जवाब होगा लोहा का। क्वेश्चन आएगा कि बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला में क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मैग्नीज। क्वेश्चन आ सकता है कि देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा 13.9%। क्वेश्चन आएगा कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। क्वेश्चन आएगा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब होगा सतलज नदी। क्वेश्चन आएगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन आएगा कलपक्कम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहां है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन आएगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1966। क्वेश्चन आएगा कि भारत में चाय की खेती कहां शुरू हुई? तो इसका सही जवाब होगा असम। क्वेश्चन आएगा कि मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। क्वेश्चन आएगा कि सूती कपड़ा का कच्चा माल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कपास। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा चूना पत्थर। क्वेश्चन आएगा कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा भागलपुर। क्वेश्चन आएगा नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा अखबारी कागज के लिए। क्वेश्चन आएगा कि किस नदी के किनारे जूट की अधिकांश मिलें स्थापित है? तो इसका सही जवाब होगा हुगली नदी। क्वेश्चन आएगा कि देश का पहला एपेरल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन आएगा कि पश्मीना ऊन के लिए उपयोगी कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा बकरी। क्वेश्चन आएगा कि एपेरल पार्क का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा वस्त्र से। क्वेश्चन आएगा कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1923। क्वेश्चन आएगा कि भारत का डाक विभाग कितने जोन में विभाजित है?
तो इसका सही जवाब होगा 8। क्वेश्चन आएगा कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा 2005। क्वेश्चन आएगा कि किस राज्य का संबंध कोंकण रेलवे परियोजना से है? तो इसका सही जवाब होगा केरल, गोवा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन आएगा कि विश्व का पहला चलंत रेलवे अस्पताल का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा जीवन रेखा। क्वेश्चन आएगा कि बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। क्वेश्चन आएगा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन आएगा कि बिहार में खरीफ फसल को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग अगहनी फसल कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग विकसित है? तो इसका सही जवाब होगा हाजीपुर। क्वेश्चन आएगा कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बेगूसराय। क्वेश्चन आएगा कि तल चिन्ह से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा स्थानिक ऊंचाई। क्वेश्चन आएगा कि समुद्र या जलीय भाग को मानचित्र पर किस रंग से दिखाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा नीला। क्वेश्चन आएगा कि स्तर रंजन विधि में नीले रंग से किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जल। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूगोल से पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग इसके सब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। तो भूगोल में क्वेश्चन आ सकता है कि समोच्च रेखीय खेती क्या है? समोच्च रेखीय खेती क्या है? तो पर्वतीय ढलान पर समोच्च रेखा के समांतर हल चलाने लायक तैयार की गई भूमि पर की जाने वाली कृषि को समोच्च रेखीय कृषि कहते हैं या समोच्च रेखीय खेती कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि वन संरक्षण के 2 उपाय बताएं। तो इसका 2 उपाय होगा कि काटे गए वन क्षेत्र में वृक्षारोपण करना और वन अग्नि को रोकने की व्यवस्था करना। क्वेश्चन आ सकता है कि लौ अयस्क कौन कौन है? तो लौ अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट। क्वेश्चन आ सकता है कि अयस्क किसे कहते हैं? तो जिस खनिज से धातु का उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद होता है उसे हम अयस्क कहेंगे। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि चावल की खेती के लिए भौगोलिक दशा क्या होनी चाहिए? तो चावल की खेती के लिए भूमि समतल होनी चाहिए, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा 100 सेमी से 200 सेमी होनी चाहिए। अगला आ सकता है स्थानांतरी कृषि से आप क्या समझते हैं? तो स्थान बदलकर कृषि करना ही स्थानांतरी कृषि कहलाता है। कृषक लोग जो है जंगल को साफ करके 1-2 साल तक उस भूमि पर खेती करते थे। जब उसमें उत्पादन क्षमता घट जाती थी तो फिर दूसरे जगह जाकर के खेती करते थे। इसे हम स्थानांतरी कृषि कहेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशा का वर्णन करें। तो कपास के उत्पादन के लिए तापमान 21 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा 50 सेमी से 100 सेमी होनी चाहिए और मिट्टी काली मिट्टी होनी चाहिए और 210 दिन पाला रहित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि सीमांत सड़क क्या है? सीमांत सड़क से आप क्या समझते हैं? तो देश के सीमांत क्षेत्र विशेषकर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के निकट विकसित सड़क को ही हम लोग सीमांत सड़क कहेंगे और सामरिक महत्व वाली इन सड़कों का निर्माण का देखरेख सीमा सड़क संगठन करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार के कृषि के 2 समस्या को लिखिए। तो बिहार के कृषि की समस्या है खेत का आकार का छोटा होना, किसानों का अशिक्षित होना, किसानों को रूढ़िवादी होना।
क्वेश्चन आ सकता है कि मिट्टी संरक्षण का उपाय को लिखे, यानी मिट्टी को हम लोग किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसमें आएगा भूमि उपयोग का नियोजन, पर्वतीय ढाल पर सीढ़ी नुमा खेती करना, नदियों पर बांध बनाना, फसल चक्र विधि अपनाकर खेती करना, पशुचारण पर रोक लगाना, परती छोड़ने की स्थिति में कोई ना कोई फसल लगा देना, वन रोपण करना। तो इस विधि से हम मिट्टी के संरक्षण को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो मुख्य नदी के साथ सहायक नदी पर बांध बनाकर जल को कई उद्देश्य के लिए उपयोग करना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है। यानी इससे सिंचाई का भी कार्य होता है, ये मिट्टी के कटाव को भी कम करता है, इसमें मत्स्य पालन में भी जो है सहायक होता है, विद्युत उत्पादन होता है, पर्यटन उद्योग भी विकसित होता है। इसीलिए नदी घाटी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्वेश्चन आएगा बच्चों, चाय के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशा का वर्णन करें। तो चाय के उत्पादन के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा 150 से 200 सेमी होनी चाहिए, भूमि ढालू होनी चाहिए। तो ये है चाय के प्रमुख भौगोलिक दशा। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि भारत में रेल परिवहन की विशेषता का वर्णन करें। भारत में रेल परिवहन के विशेषता का वर्णन करें। तो इसकी विशेषता होगा कि इंजन में अब रक्षा कवच की व्यवस्था की जा रही है और मालगाड़ी में प्राइवेट कंटेनर एवं वैगन को लगाने की व्यवस्था की जा रही है। दैनिक यात्री के आवागमन के लिए विशेष रेलगाड़ी का परिचालन किया जा रहा है। मेट्रो रेल सेवा विकसित की जा रही है। पर्व त्योहार के अवसर पर स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। रेल यात्री बीमा योजना की भी सुविधा दी जा रही है। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कृषि है, कैसे। तो बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और ये जो है किसानों का आय का भी स्रोत है। बिहार में देखा जाए तो अनेक प्रकार के फसल का उत्पादन होता है। इसमें धान जो है प्रमुख फसल है। इसके अलावे गेहूं का भी उत्पादन होता है और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसके अलावे दूध उद्योग को भी विकसित किया जाता है। दूध उद्योग, शहद, बिस्कुट, बेकरी उद्योग, शीतल पेय उद्योग, ये सब की जो है विकास किया जाता है और ये सभी कृषि पर ही आधारित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कृषि को ही माना जाता है। तो इस प्रकार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भूगोल से पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग अगला विषय का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग सोशल साइंस के अंतर्गत ज्योग्राफी में अध्ययन कर रहे थे। अब हम लोग सोशल साइंस के अंतर्गत ही आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपदा प्रबंधन से भी सवाल आते हैं। तो आपदा प्रबंधन में किस प्रकार का सवाल आएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। तो इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन आ सकता है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी से। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि आसवान बांध किस नदी से जुड़ा है। तो इसका सही जवाब होगा नील। क्वेश्चन आएगा कि देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा बिहार। क्वेश्चन आ सकता है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब होगा सुखाड़। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि गुजरात के भुज में किस वर्ष भूकंप आया था।
तो इसका सही जवाब होगा 2001। क्वेश्चन आएगा कि बाढ़ से सबसे अधिक क्षति किसे होती है? तो इसका सही जवाब होगा पशु को, फसल को, मकान को। क्वेश्चन आ सकता है सुनामी किस स्थान पर आती है? तो इसका सही जवाब होगा समुद्र। क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार किस भूकंप जोन में आता है? तो इसका सही जवाब होगा 3। क्वेश्चन आएगा कि भूकंप मूल से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस तरंग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पी तरंग। क्वेश्चन आएगा कि भारत में चक्रवात आने की अवधि क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अक्टूबर नवंबर। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों अब सब्जेक्टिव में कि सुखाड़ किसे कहते हैं? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को हम सुखाड़ कहेंगे, या जहां 25% से ज्यादा फसल सूख जाएगा तो उसे भी हम सुखाड़ कहेंगे। क्वेश्चन आएगा कि सूखे से होने वाली 2 समस्या को लिखे। तो इसका सही जवाब होगा पेयजल की कमी और पशुओं के चारा में कमी। क्वेश्चन आ सकता है कि सुखाड़ का हम प्रबंधन कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें वृक्षारोपण करना होगा, ड्रिप विधि से जो है सिंचाई करना होगा, शुष्क फसल की बुआई करना होगा और नहर द्वारा सूखे क्षेत्र तक जल को पहुंचाना होगा। और क्वेश्चन आ सकता है कि सूखे से बचाव का एक महत्वपूर्ण तरीका क्या हो सकता है? तो इसका एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है कि नदियों को, नदी से विभिन्न प्रकार के नालों को जोड़ देना। क्वेश्चन आ सकता है कि भूस्खलन से बचाव के क्या उपाय हो सकता है? तो ढलान वाली जगह पर हमें मकान नहीं बनाना है, ढलान वाली भूमि पर हमें वृक्षारोपण करना है। क्वेश्चन आ सकता है कि बाढ़ से सुरक्षा संबंधी उपाय, तो यानी बाढ़ से हम बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो बाढ़ से बचने के लिए नदियों के किनारे पर हमें मजबूत तटबंध बनाना होगा, नाव की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी, वृक्षारोपण करना होगा, सूचना तंत्र को जो है प्रभावी बनाना होगा। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि भूकंप के प्रभाव को कम करने का उपाय बताएं। तो भूकंप नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग केंद्र की स्थापना करना है, भूकंप रोधी मकान बनाना है, मजबूत पिलर देकर मकान छोटा एवं आयताकार बनाना है, सामुदायिक शिक्षा एवं संचार साधन से लोगों को जागरूक कराना है। तो इस प्रकार के सवाल आपदा प्रबंधन से आ सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।